हेलो स्टूडेंट। आज हम प्लस वन का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे कंप्यूटर साइंस का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपको एमसीक्यू। ध्यान रहे, या तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बात की श्योरिटी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा फॉर्मेट पता लग जाएगा कि पेपर किस तरह से आएगा। सो फर्स्ट है मतलब स्कैनर इज ये एक इनपुट डिवाइस है। और सेकेंड 12 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो आप क्या करोगे, पहले इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। 2 6 12, फिर 2 3 6, 2 1 1। और जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा कि इनके रिमाइंडर 12 पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं तो इसके रिमाइंडर आता है 0। 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर है 0। और 3 2 1 1। ओके, सो यहाँ पे नीचे 1 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 रहता है। अब इसको हमें इस तरह से करना है, पहले इस साइड को और फिर ऊपर को चलना है, यानी दिस वे एंड देन दिस वे। तो हमारे पास आंसर आएगा, हमने सिर्फ रिमाइंडर को लेना है 1 1 0 0। सो दैट इज आंसर। और इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, आंसर होगा इंटरनेट। देन पेज ओरिएंटेशन इज ऑफ, पेज ओरिएंटेशन दो टाइप की होती है। देन यू कैन क्रिएट इन पेज मेकर, पेज मेकर में आप ये सब कुछ बना सकते हो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। पीएनजी स्टैंड्स फॉर, यानी पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। देन लेयर्स आर व्यूड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर, यानी एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द टैग, ऑर्डर लिस्ट OL से स्टार्ट होगी। यहाँ पे L कहीं लिखा नहीं है, बट आपने ये D ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। देन CSS स्टैंड्स फॉर, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। लॉजिकल ऑपरेटर आर रेफर टू एज, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो बूलियन ऑपरेटर की तरह ही होते हैं, यस और नो टाइप, ठीक है। और विंडो मूवी मेकर इज यूज फॉर, तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा C, बोथ A एंड B। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको एक एक नंबर का आएगा, सिंपली हम अब इनको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। सो इसका जो फुल फॉर्म है वो है, तो फुल फॉर्म ऑफ पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड इज व्हाट इज द मास्टर पेज इन डेस्कटॉप पब्लिसिटी। देखो, मास्टर पेज बेसिकली एक ऐसा पेज होता है जब हम कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो वेबसाइट में क्या करेंगे हम, या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें मतलब बीच का हिस्सा चेंज होता रहेगा और अगल बगल लेफ्ट राइट सब जगह पे हमें एक कंसिस्टेंट लुक देखने को मिलती है। सो मास्टर पेज अलाउ यू टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट लुक एंड बिहेवियर फॉर ऑल द पेजेस और द ग्रुप ऑफ पेजेस इन योर वेब एप्लीकेशन। यानी कोई वेब एप्लीकेशन है तो उसमें बीच का कंटेंट चेंज होगा, बाकी आपका मतलब सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा, डिजाइन लुक सब कुछ वैसे का वैसे रहता है, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे मास्टर पेज वह पेज होता है जिसमें की गई टाइपिंग या फॉर्मेटिंग आगे के सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक आ जाती है। और नेक्स्ट व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल इज बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज, वी कैन कॉल इट एज एक डॉट भी एक पिक्सल की तरह काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। सो पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ एन इमेज एंड इट इज आल्सो रेफर टू एज पिक्सल एलिमेंट। हिंदी में लिखोगे एक पिक्सल एक इमेज का सबसे छोटा क्षेत्र है और इसे हम पिक्सल एलिमेंट भी कहते हैं। और नेक्स्ट है राइट एन इमेज टैग विद इट्स एट्रीब्यूट यूज्ड इन HTML, यानी HTML टैग में हमें इमेज टैग को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए सिंटैक्स होगा हमारे पास IMG, फिर सोर्स यानी उसका एड्रेस देंगे जहां से हमें पिक्चर उठाना है, और अल्टरनेट में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, जो भी नाम आपको डिस्प्ले करना है पिक्चर के ऊपर। सो यहाँ पे इमेज SRC, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमेज अंडरस्कोर girl.g alt गर्ल इन ए जैकेट, ये नाम दे दी, यानी कोई पिक्चर्स होगी यहाँ पे इसमें लड़की ने जैकेट पहना हुआ, मतलब इसको मैं शो कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल में पिक्चर किसके लिए है, ठीक है। और नेक्स्ट है राइट एनी टू डाटा टाइप यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। तो एक हो गया हमारे पास स्ट्रिंग और दूसरा है नंबर। स्ट्रिंग में हम मतलब कैरेक्टर को शो कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल हेलो, राइट। इसमें हमारे पास टोटल 5 कैरेक्टर है और उनको मिला के एक वर्ड बनता है, ठीक। और थ्रो नंबर यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर, यानी नंबर एक डाटा टाइप है जो कि नंबर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 10। हिंदी में आप लिखोगे ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल हेलो, और इसके जरिए आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 10। और व्हाट इज साउंड, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन
and can be heard and travel in waves when matter vibrate और मूव बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली या साउंड इज मेड। यानी बेसिकली साउंड एक टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि वाइब्रेशन के द्वारा क्रिएट होती है। इस साउंड को हम सुन सकते हैं और ये वेव्स में ट्रैवल कर सकते हैं। ये सॉलिड लिक्विड हर जगह पे ट्रैवल कर सकती है और जब भी कोई मैटर मॉलिक्यूल्स एटम समथिंग लाइक दैट वाइब्रेट करते हैं या आगे पीछे बहुत तेजी से मूव करेंगे तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसके एडवांटेजेस और पेयर्ड एंड सिंगुलर टैग क्या होते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके प्रोग्राम में एक लॉजिक या डायनेमिक पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। HTML में आप एक स्टैटिक पेज बना सकते हो, वेब पेज बना सकते हो, बट उसमें आपको कोई डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस में प्रोग्रामिंग लॉजिक ऐड करने के लिए यूज की जाती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि HTML एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है और ये केवल वेब पेज को डिजाइन करती है। HTML के द्वारा आप वेब पेज में किसी भी तरह का कैलकुलेशन या लॉजिकल परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। यदि आप जावास्क्रिप्ट यूज ना करें तो HTML से आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट से आप वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ब्राउजर समझते हैं और ये पार्टिकुलरली वेब पेजेस के लिए ही यूज की जाती है। इंग्लिश में आप सिंपली लिखोगे जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ लाइट वेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ वेब पेजेस। यानी ये बहुत ही ज़्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है जिसे वेब पेजेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। whose implementation allows client side script to interact with the user and make dynamic pages। और जब हम अपने वेब पेजेस में जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली और इजीली यूजर के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं और डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान लैंग्वेज है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है जावास्क्रिप्ट बहुत ही फास्ट है क्योंकि जो कोड ये जो कोड होता है वो यूजर के कंप्यूटर पर क्रिएट होता है जिसके कारण इसकी प्रोसेसिंग बड़ी जल्दी होती है। यानी सर्वर के साथ इसका किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में सर्वर इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। इसमें यूजर को बहुत जल्दी फीडबैक मिल जाती है और जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इंग्लिश में आप इसका आंसर लिखोगे जावास्क्रिप्ट इज फास्टर, इट इज सिंपल टू यूज, ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है और नो और वेरी लेस सर्वर इंटरेक्शन। इस सर्वर के साथ या तो ये बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं होगा या बहुत ही कम इंटरेक्ट होता है। और नेक्स्ट है पेयर्ड और सिंगुलर टैग। ओके, सो देखिए पेयर्ड टैग बेसिकली ऐसे टैग होते हैं जो जोड़ों में होते हैं। ओके, सो आप लिखोगे पेयर्ड HTML टैग भी HTML टैग होते हैं जिनको जोड़े या पेयर में लिखा जाता है। एक पेयर्ड टैग के दो भाग होते हैं। पहला ओपनिंग पार्ट होता है जिसे इस प्रकार लिखा जाता है जैसे टैग नेम, कोई भी टैग नेम होगा यहाँ पे, और दूसरा भाग होता है क्लोजिंग पार्ट होता है। इस भाग को कंटेंट यानी टेक्स्ट के बाद लिखा जाता है। इस भाग को इस प्रकार डिफाइन किया जाता है जैसे टैग नेम लिखना है, यहाँ पे भी टैग नेम, यहाँ पे भी टैग नेम, और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक्स, तो ये आई टैग लिखा है, ये भी आई टैग, ये स्टार्टिंग, ये क्लोजिंग, और ये बीच में हमारा कोई टेक्स्ट आ गया या कोई कॉन्टेंट इमेज या आप लिंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और HTML में ज्यादातर टैग जो होते हैं वो पेयर टैग होते हैं। अब सिंगुलर टैग की बात करें जो कि मतलब जिसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ये सिंगल टैग ही होते हैं, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह पे रखी जाती है। सो अनपेयर्ड टैग को सिंगुलर HTML टैग भी कहा जाता है। ये टैग अकेले होते हैं, सिंगुलर टैग का साथी टैग नहीं होता है। एक अनपेयर्ड टैग में ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट को एक साथ ही लिखा जाता है और एक सिंगुलर टैग को HTML में इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। टैग नेम यहाँ पे देखो BR HR एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, ब्लॉक डायग्राम, ये सब देख लेना जैसे जैसे चलेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। ये हमारा इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट, ये CPU है और इसके अंदर हमारे पास ALU कंट्रोल यूनिट और ये मेमोरी यूनिट, ठीक है।
यहाँ पे आपने यहाँ पे दोनों साइड को क्रॉस लगा देना, यहाँ पे भी दोनों साइड पे क्रॉस, ये इस साइड को लगेगी लाइन, ये इस साइड को। और डेफिनेशन भी चलते हैं। कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर तो आपने सब जगह देखा ही होगा। सो डेफिनेशन इस तरह से होगी, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी कोई भी काम, जैसे देखो यहाँ पे मैं प्रीवियस करता हूँ तो ये मतलब मेरी जो इंस्ट्रक्शन है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो ये आगे वाली लाइन आ जा रही है, ठीक है। तो यानी जो भी इनपुट इसको दी जाती है उसके अकॉर्डिंग उस इनपुट को प्रोसेस करके ये आउटपुट देता है। ये अभी आपने देखा। अगर आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर, पुनः प्राप्त, रिट्रीव और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। यानी जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर है उसको हम बार बार अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को टाइप करने, ईमेल भेजने के लिए, गेम खेलने के लिए और वेब ब्राउजिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट पार्ट। अगर आपको इस लाइन को ऐसे नहीं लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से डेटा लेता है, इसे उपयोगी परिणाम में परिवर्तित करता है। और इसके बाद एक डेफिनेशन ये होगी, इनमें से कोई एक लिखनी है आपने। कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। या तो आपने फर्स्ट लाइन ये लिखनी है, या ये लिखो, या ये, यानी इन तीन लाइनों में से कोई एक लाइन लिखनी है। फिर सेकंड नंबर पे ये, और फिर ये थर्ड नंबर पे लिखना है आपने। समझ गए? ये आप डायग्राम बना सकते हैं थोड़ी सी, जैसे इनपुट हो गया माउस और कीबोर्ड, ये आपका प्रोसेस हो गया और उसको प्रोसेस करेगा आपका सीपीयू और प्रोसेसर, और ये आपका आउटपुट हो गया जैसे प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। इंग्लिश में आप लिखोगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, it take the input data from the input device, store and process it, then produce the output। यानी ये input device से डेटा लेगा, उसको स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको आउटपुट देता है। The computer has the ability to store, retrieve and process the data। यानी कंप्यूटर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वे डेटा को स्टोर करे, रिट्रीव करे और उसको प्रोसेस करे। We can use a computer to type documents, send email, play games and browse the web। और कंप्यूटर का यूज हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, गेम खेलने के लिए या फिर ब्राउजिंग करने के लिए करते हैं। ये तो आपको पहले मैंने दिखाई ही दिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो, बाइनरी में जो भी नंबर दिया गया उसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया 1 0 0 0 और 1, जैसे ये लिखा हुआ है, बीच में प्लस का निशान लगाया, ठीक है। अब इस सबको आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, ये जो भी लिखा है 1 0 0 1 वैसे लिखा, बीच में प्लस का निशान, फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको राइट साइड से आपने 1 से नहीं स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट करना। यानी इसका जो 2 की रेज टू पावर, यानी 2 की जो घात है उसको 0 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4, ओके, 4 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, फिर 8 4 2 और 1, ठीक है। ये रेड कलर वाले वो पार्ट है जो हमने 2 को सॉल्व करके लिखे हैं, ठीक है। 2 to the power 4 2 to the power 3 ये सब लिखा हुआ है, राइट। और देखो 2 to the power 0, जब भी किसी भी वैल्यू की, जैसे 1000 की वैल्यू या 1 लाख रेज टू पावर 0 होगा तो उसका आंसर जो वो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 to the power 0 तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 हो जाती है। तो ये सारा का सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर आपके पास बचा 16 और 1, ये बचा यहाँ पे। सो 16 और 1 हमारे पास हो गया 17। नेक्स्ट है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एनालॉग सिग्नल जो वो कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, ट्रांसमिशन के दौरान जो भी नॉइज होता है उसके कारण आपका जो सिग्नल है वो प्रभावित हो सकता है, मतलब इफेक्ट कर सकता है सिग्नल स्ट्रेंथ को। एनालॉग सिग्नल कम बैंडविड्थ यूज करता है, एनालॉग सिग्नल की जो कॉस्ट है वो कम रहती है, और एनालॉग सिग्नल जो है वो पोर्टेबल होता है, और एनालॉग सिग्नल ऑब्जर्वर एरर दे सकते हैं,
ठीक है। डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल जो वो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं, यानी ये कंटिन्यूस सिग्नल नहीं होते हैं। ट्रांसमिशन के दौरान ये जो सिग्नल है वो किसी भी तरह से इफेक्टेड नहीं होते नॉइज के कारण, राइट। और डिजिटल सिग्नल ज़्यादा बैंडविड्थ की यूज़ करते हैं और इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। ये पोर्टेबल नहीं है और किसी भी टाइप का ऑब्जर्वर एरर डिजिटल सिग्नल नहीं देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे आप, एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूस सिग्नल। Analog signal can be affected by the noise during the transmission. Analog signal consume less bandwidth. Analog signal have low cost. Analog signal are portable. Analog signal give observer error. Digital signal are discrete signal. Digital signal cannot be affected by the noise during the transmission. Digital signal consumes more bandwidth. Digital signal have high cost. Digital signal are not portable. Digital signal does not give observer error. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउज़र। देखो, वेब ब्राउज़र बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके यूज करके वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट के ऊपर जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप की फाइल या किसी भी टाइप का रिसोर्सेज क्यों ना हो, उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखोगे, ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब पर मौजूद संसाधनों को यूजर यानी कि हमें उपलब्ध करवाते हैं। ये वेब संसाधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब पर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ और अन्य कई टाइप के फॉर्मेट जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। एक वेब ब्राउज़र हम यूजर को इन सभी फॉर्मेट में संसाधनों को उपलब्ध करवाने का काम करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो गूगल क्रोम एंड देन मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ईमेल। देखो, ईमेल बेसिकली एक सिंपल लेटर हो सकता है, ये मैसेज हो सकता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी इंटरनेट का यूज करके सेंड करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में हम ईमेल कहते हैं और आसान शब्दों में कहें तो कोई भी पत्र जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया हो उसे ईमेल कहा जाता है। ईमेल के 3 हिस्से होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ईमेल एड्रेस है abc@xyz.com। तो abc हो गया यूजर नेम, @ का मतलब है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, xyz.com यानी किसी डोमेन नेम के ऊपर, ये नेम जो इस डोमेन पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे किसी की ईमेल आईडी के आगे लिखा है yahoo.com, किसी के आगे लिखा है rediffmail.com, किसी के आगे लिखा है gmail.com, तो उसका मतलब है कि ये जो यूजर नेम है ये किस डोमेन नेम पे एग्जिस्ट करता है, याहू पे, जीमेल पे या फिर रेडिफमेल पे। सो देखो, यहाँ पे एबीसी यूजर नेम है, @ का मतलब है कि यहाँ पे है ये, और xyz.com है डोमेन नेम। इसका मतलब है कि एबीसी जो यूजर है वो xyz पर है या फिर एग्जिस्ट करता है। इसको सेंड करने की पॉइंट हो सकती है, सबसे पहले अपना जीमेल ओपन करना है, देन लॉगिन करना है अपना ईमेल और पासवर्ड भर के। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक कंपोज लिखा होगा, वहां पे क्लिक करेंगे आप। फिर इन द टू फील्ड में रेसिपेंट यानी ईमेल एड्रेस वहां पे डालेंगे जिसको आपको ये मतलब मेल सेंड करनी है। फिर सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो और सबसे लास्ट में सेंड बटन लिखा होगा, वहां पे क्लिक कर देना, आपकी मेल सेंड हो जाएगी। ये आपका 5th क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीटीपी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो देखिए, सबसे पहले डेस्कटॉप पब्लिशिंग को देखने से पहले हम देख लेते हैं पब्लिशिंग क्या होती है। सो पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, यानी पब्लिशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम प्रिंट कर सके, ठीक है, यानी वो पब्लिशेबल हो। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग मींस is a use of computer and a special software to produce a publishable document। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब है कि हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम पब्लिश कर सके या जिसका हम प्रिंट आउट ले सके। हिंदी में लिखोगे, डीटीपी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो पब्लिशिंग के काम में आता है। इसके द्वारा आप किसी भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी प्रिंटेड मटेरियल बनाने के काम में लिया जाता है, यानी हाई क्वालिटी का प्रिंटिंग मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं डीटीपी के द्वारा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर और कॉमिक्स
बनाने के लिए या इनको पब्लिश करने के लिए वर्ड प्रोसेसर की तुलना में डीटीपी में डिजाइन और लेआउट पर अधिक कंट्रोल होता है। मतलब ज्यादा इसका जो कंट्रोल है वो डिजाइनिंग और लेआउट पे होता है, ठीक है, मेन फोकस। एडवांटेजेस की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क फ्लो, यानी वर्क फ्लो काफ़ी इजी हो जाता है। आप इजीली अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, उसके नीचे टेक्स्ट लिखना है या कहीं और कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये। और इंपोर्ट एंड प्रोड्यूस टेक्स्ट और ग्राफिक्स, यानी टेक्स्ट और ग्राफिक्स बना भी सकता है और इंट्रोड्यूस भी कर सकता है, कहीं से उठा के इंपोर्ट कर सकता है। और ये काफ़ी फास्ट है, इसको यूज़ करना इजीली, बेसिकली ये एक यूज़र फ्रेंडली है, राइट। और ये हमारा टाइम और पैसा दोनों बचाता है, क्योंकि जल्दी बहुत से टूल्स होते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर्स में जिनका यूज़ करके हम इजीली अपने टास्क को कर सकते हैं, ओके। और ब्रिंग लॉट ऑफ डिफरेंट फाइल्स ऑन द सेम डॉक्यूमेंट, और एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर ये डिफरेंट टाइप की फाइल्स को आप अटैच कर सकते हैं इसमें। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है टाइम नीडेड फॉर लर्निंग सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम चाहिए। सेकेंडली सिस्टम लिमिटेशन, कई बार कुछ सिस्टम है ये इजीली रन नहीं होता है, यानी इसका भी कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होगा, जैसे इतना स्पेस चाहिए, इतनी रैम चाहिए, है ना। तो ये सब अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो ये डीटीपी आपका ठीक से काम नहीं करेगा। और कंपैटिबिलिटी ऑफ फाइल एंड इक्विपमेंट, कई बार कुछ इक्विपमेंट और फाइल्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी सेट भी बैठते हैं, जिसके कारण ये इजीली ऑपरेट नहीं हो पाता है। और सेटअप एक्सपेंसेस फॉर कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर, अगर आपको डीटीपी यूज करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर भी लेना पड़ेगा, लेजर प्रिंटर और फिर सॉफ्टवेयर भी लेने पड़ेंगे, जो कि आपका खर्चा बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है फोटोशॉप क्या होती है और इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सो फोटोशॉप इज अ लीडिंग प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग प्रोग्राम रिलीज्ड बाय एडोब। देखो फोटोशॉप बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम इमेजेस को बना सकते हैं या फिर उन्हें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फोटोशॉप इज यूज्ड फॉर बोथ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेज टू बी यूज्ड इन प्रिंट और ऑनलाइन। और फोटोशॉप में बनाई गई इमेजेस को हम मतलब इस तरह से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, या उनको एडिट कर सकते हैं ताकि हम उनको ऑनलाइन किसी वेबसाइट या कहीं डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकें या उनका प्रिंट ले सकें। और इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है एंड फुल ऑफ हाई क्वालिटी फीचर्स जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। फोटोशॉप इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर एनी इमेज मैनिपुलेशन जॉब, यानी इमेज में आपको किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो आप फोटोशॉप का रुख कर सकते हैं। हिंदी में आप लिखोगे फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग का या फोटो एडिटिंग का बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करता है। फोटोशॉप को एडोब नामक कंपनी ने बनाया है। ये एडोब कंपनी का बहुत ही सफल सॉफ्टवेयर है। फोटोज एडिट करने के लिए हर जगह एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें हर तरह का टूल मिलता है और फोटो एडिटिंग के लिए ये एकदम अल्टीमेट और बेस्ट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। जहाँ कहीं भी ग्राफिक्स एडिटिंग या इमेज एडिटिंग का काम होना वहाँ पे फोटोशॉप का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए बेस्ट टूल है। इसमें इमेज एडिटिंग के लिए बहुत से टूल अवेलेबल हैं और इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 3D ग्राफिक्स एडिटिंग इसमें आप कर सकते हो और ये यूजर को हर तरह का एक रिच एनवायरनमेंट प्रदान करता है जिसके ऊपर आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो फोटो एडिटर देखो एक तरह का मतलब लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें आपको बहुत से फीचर्स लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी महंगा है और इसको चलाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। और देन माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज़ को डिजिटल डेटा में बदलता है। इसको माइक भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हो, साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो क्योंकि इसमें एक ऐसा टूल लगा होता है जो आपकी आवाज़ को पहचानता है और उसी के आधार पर टाइप करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज़ यूज्ड फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग
इट इनेबल यूजर टू ऑनलाइन चैटिंग। इट यहाँ पे एलटी लिख दिया, गलती से इट लिखना है यहाँ पे। एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग। इट ऑफर यूजर द ऑप्शन ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग। पेज मेकर में यूज होने वाले टूल्स हैं, तो आप इस तरह से ये डायग्राम लिख दे या नाम लिख दे, जैसे पॉइंटर टूल, रोटेट टूल, ग्राफिक टूल, हैंड टूल, जूम टूल, टेक्स्ट फ्रेम टूल, क्रॉप टूल एंड देन टेक्स्ट टूल, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे लीनियर और नॉन लीनियर एडिटिंग से आप क्या समझते हो? तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर एडिटिंग ऑन डिजिटल टेप, यानी इसको डिजिटल टेप पे किया जाता है, और लीनियर एडिटिंग ऑन वीडियो टेप, और इसको हम वीडियो टेप पे यूज करते हैं। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें किसी भी तरह का मतलब काट छाट नहीं किया जाता है। और जो लीनियर एडिटिंग है ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें काट छाट की जाती है, और ये इजी टू यूज एंड न्यू। ये नई टेक्नोलॉजी है या नया एक टाइप का एडिटिंग टेक्निक्स है, और जिसको यूज करना आसान है, और ये पुराना मेथड है कॉपी पेस्ट का। अब डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, तो सबसे पहले आप आ जाते हैं जिफ पे। GIF का पूरा नाम है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इस फॉर्मेट का उपयोग मुख्य रूप से हम मतलब लोगोज या नेविगेशन बटन आदि बनाने के लिए करते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास IMG फाइल फॉर्मेट। IMG फाइल फॉर्मेट को मूलतः IMG प्रोग्राम के साथ कार्य करने के लिए बनाया गया है। फिर देन आ जाती है हमारे पास टिफ फाइल फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इस प्रकार की इमेज का जो एक्सटेंशन है वो टिफ होता है, इसलिए इनको टिफ फाइल कहा जाता है। फिर आ जाती है हमारे पास JPG फाइल फॉर्मेट, जिसका पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक रास्टर ग्राफिक फॉर्मेट है, जिसको हम डॉस, विंडो या यूनिक्स आदि में मतलब साइज को बचाने के लिए कंप्रेस करने का काम करती है, और ये लगभग सभी सॉफ्टवेयर में हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फाइल फॉर्मेट है। फिर हमारे पास PNG फाइल फॉर्मेट, इसको हम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक कहते हैं, और इंटरनेट पर सबसे अधिक एररलेस इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट PNG फाइल फॉर्मेट ही है। फिर देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले टेबल कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर आपको टेबल लिखना है, सबसे नीचे भी टेबल लिखना है। ठीक है, ये सब दिखाया हुआ बड़े आराम से। अब आपको देखो यहाँ पे TR 1 2 3 और 4 4 बार लिखा है, तो ये एक टाइप से ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग, ये स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग टैग। TR मतलब टेबल रो। ठीक है, तो ये टेबल रो क्रिएट करेगी, और यहाँ पे TD1 TD2 दो बार TD लिखा है, यानी यहाँ पे क्या करेगा, ये दो कॉलम बनाएगा, यानी एक रो जिसके दो कॉलम है, और कॉलम के बीच में जो डाटा वो है A और B। यहाँ पे TR ओके, और यहाँ पे भी TD 1 2 3 4, यानी TD के दो टैग हैं, तो यहाँ पे भी ये दो कॉलम बनाएगा, और यहाँ पे C और D लिखेगा बीच में। अगर सिंपली चाहे तो आप इस डायग्राम को ही बना लें, या आगे मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे करना है। देखो पहले HTML, फिर लास्ट में भी HTML, फिर बॉडी, देन बॉडी, फिर ये टेबल बॉर्डर, सिंपली टेबल भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे ये टेबल को क्लोज कर दिया, फिर देन ये TR और ये TR, यानी ये टेबल की एक रो आ गई, जिसके अंदर ये लिखा है TD यानी फर्स्ट सेल, फिर TD सेकंड सेल, TD थर्ड सेल, यानी एक रो बनाई हमने जिसके अंदर हमने तीन कॉलम ले लिए, जिनका नाम है फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड देन थर्ड सेल। फिर ये दूसरी रो आ गई, इसके अंदर हमने लिखा फर्स्ट सेल ऑफ सेकंड रो, सेकंड सेल ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड सेल ऑफ द सेकंड रो, यानी यहाँ पे हमारे पास दो रोज आई और तीन कॉलम। इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। और नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो जनरेशन बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो पीरियड जिसके दौरान कंप्यूटर में या कंप्यूटर इनेबल डिवाइसेस या इस तरह के जो भी डिवाइसेस, उनमें किस तरह के हार्डवेयर या फीचर्स ऐड किए गए, ठीक है, या क्या उनमें चेंजेस आए, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको वैसे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, बट आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपली आप लिख सकते हो फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज दिस, और एक एग्जांपल लिख सकते हो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। फिर सेकंड जनरेशन का पीरियड लिख दें और उसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड लिख दें। फिर थर्ड जनरेशन टाइम लिख दें इसका, इसमें हम IC का यूज करना शुरू किया। फिर फोर्थ जनरेशन में हम मतलब वेरी लार्ज स्केल पे ICs का यूज करना शुरू किया हमने, और फिफ्थ जनरेशन है जो अभी तक चली हुई है, ठीक है, और ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड।
5 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता किस तरह से इसको लिखवाना चाहिए, या तो आप एक आधी जनरेशन पूछिए। इसमें सिंपली लिखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको सारी जनरेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी लिख देना सब में। जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के जो आकार है वो बहुत बड़े थे, स्पीड स्लो होती है और मेमोरी कम होती है इनमें, और इसी कारण इन कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। ओके, और इस कंप्यूटर की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी और आम लोग इसको नहीं खरीद पाते थे। फीचर्स में लिखते हैं जैसे वैक्यूम ट्यूब का यूज़, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़, ये काफ़ी मतलब नाजुक और कम रिलायबल थे। मशीन और असेंबली लैंग्वेजेस का इसमें यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के बाद 1956 से इस जनरेशन की शुरुआत हुई और इसमें हमने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर यूज़ करना शुरू कर दिया। ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से क्या हुआ कि इन कंप्यूटर की जो स्पीड है और रिलायबिलिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर आने के बाद क्या होगी, इनका जो आकार है वो थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़े से छोटे हो गए और इनके फीचर्स से, मतलब वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया और उसके बाद ये साइज में कम और कम बिजली यूज़ करते थे, स्पीड काफ़ी बढ़ गई इनकी, रिलायबल रह गए और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़े कम खर्चीले थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना शुरू किया। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन वो 1964 में स्टार्ट हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। ओके, और इसमें ये सब आईसी सर्किट के नाम दिए गए जिनका आपको जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये लिख देना कि आईसी का यूज करना शुरू किया। और आप फीचर्स में लिख सकते हो कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले आकार और वजन बहुत कम हो गया, ज़्यादा रिलायबल और पोर्टेबल, और इनका मतलब रख रखाव आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, उठाना, पटकना सब कुछ इजी हो गया। देन फोर्थ जनरेशन आती है हमारी जो 1971 से हुई थी, शुरुआत 1965 से हुई थी इसकी। ठीक है, ओहो, इसमें एक्चुअली मैं ना थोड़ा चेंज करना भूल गया हूँ, यहाँ पे 71 से लेके 85 होना था, यहाँ पे 71 और 85 थोड़ा। ठीक है, 1971 से हुई इसकी शुरुआत और 1985 तक के जितने भी कंप्यूटर बनाए गए वो सब फोर्थ जनरेशन में आते हैं। इनमें हमने देखो आईसी तो पहले थर्ड में बना लिए थे, तो इसमें क्या किया कि लार्ज स्केल पे आईसी को यूज करना शुरू किया और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर जो काम करना शुरू करते हैं। और आपके जितनी भी सीपीयू, पहले बहुत बड़ी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती है, एक छोटी सी चिप में आगे जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और उस टाइम में यूज होने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते थे। इनके फीचर्स की बात करें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज किया गया, आकार में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी इनकी, अधिक मेमोरी और कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास, मतलब अलग अलग तरह के नेटवर्क हमने इसमें यूज करना शुरू किए। देन फिफ्थ जनरेशन, इसकी शुरुआत हुई 1985 से और 85 से लेके आज तक जितने भी कंप्यूटर वो सारे फिफ्थ जनरेशन में ही आते हैं और इनमें वो सब कंप्यूटर भी शामिल किए गए हैं जो आगे आने वाले हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर इस तरह के थे, मतलब ये हर तरह के मतलब एरिया में आप इनका यूज कर सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, आपने कोई बिल्डिंग्स बनानी है, अंतरिक्ष या किसी भी तरह के रिसर्च वर्क में आप इन कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इनके फीचर्स है कि डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग तरह के, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप आ गए, फिर इंटरनेट का यूज करना शुरू किया, फिर मल्टीमीडिया आ गई, इसमें साउंड, ग्राफिक, टेक्स्ट, इन सब का यूज किया गया, फिर नई नई एप्लीकेशन आ गई। आपने देखा होगा कि आप कोई गेम खेले, कुछ भी करें, हर एक चीज के लिए एप्लीकेशन आजकल अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट विद एग्जांपल। देखो यहाँ पे सिंपली अगर नेम होता इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ, इस तरह से, तब तो चलो एक आधी कर देनी थी। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है और इन्होंने लिखा हुआ है कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है, तो मैं यहाँ पे सारी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए
द इफ स्टेटमेंट स्पेसिफाई ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ए कंडीशन इज ट्रू, और ये सिंटैक्स है। देखो यहाँ पे इफ कंडीशन है, इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे सिंटैक्स समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल कोई नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम्पल भी डालना शुरू हो गया तो कम से कम 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन बनना चाहिए ये। तो यहाँ पे कोई कंडीशन आ गई और यहाँ पे आप सिंपली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर इफ स्टेटमेंट सही है तो इफ वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाले को नहीं देखेगा। अगर इफ वाला ब्लॉक फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे किसी विशेष कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। यदि कंडीशन सत्य है, ट्रू है, तो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कंडीशन असत्य है, ये फॉल्स है, तो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। और सिंटैक्स में आप लिखोगे इफ, फिर कंडीशन और इस ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखोगे, फिर एल्स और फिर ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिख दो। और इंग्लिश में आप लिखोगे if the boolean condition return true, it execute the block inside if block, otherwise control execute the code inside else block। यानी boolean condition यानी if condition अगर सही है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज else स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है if else if स्टेटमेंट। देखो if else if, एक तो होती है हमारे पास if else, राइट, और एक होती है इफ एल्स इफ। उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशन होती है, तो जितनी ज्यादा कंडीशन होती है उस हिसाब से आप उतने ज्यादा एल्स इफ इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे यदि आप चाहते हैं कि कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट ना करके किसी दूसरी कंडीशन को चेक किया जाए, तब आप इस एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट के द्वारा आप एक से अधिक कंडीशन को चेक कर सकते हैं और सभी कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। देखो इसके लिए आप एल्स इफ कीवर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को नॉर्मल इफ स्टेटमेंट की तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अलावा जितने भी कंडीशन ऐड करने चाहते हैं उसको इफ और एल्स पार्ट के बीच में एल्स इफ कीवर्ड का यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो। देखो ये एग्जांपल, सबसे पहले आपको मैंने इफ और एल्स बताई थी ना, तो सबसे पहले अपना इफ लिखना है सेम तरह से, फिर एल्स लिख देना है सेम तरह से। अब आपके पास कितनी कंडीशन है, जैसे यहाँ पे एक बार एल्स इफ लिखा है तो यानी यहाँ पे टोटल 3 कंडीशन है। अगर आपके पास टोटल 5 कंडीशन है तो एक तो जाएगी इफ कंडीशन, दूसरी आ जाएगी एल्स कंडीशन। अब 3 कंडीशन और आपने ऐड करनी, तो उसके लिए आप एल्स इफ, ये जो एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे 3 बार एल्स इफ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी एल्स इफ स्टेटमेंट। आगे आते हैं हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अगर सिंगल लाइन में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऑर्डर लिस्ट, जो कि एक बुलेट लिस्ट क्रिएट करता है। सॉरी, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो बुलेट लिस्ट क्रिएट करता है, यानी इसको आप देखने से नहीं बता सकते कि इस आइटम में इस लिस्ट में कितनी आइटम्स है, आपको काउंट करना पड़ेगा। और ऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि कैरेक्टर और नंबर की एक सीक्वेंशियल लिस्ट बनाती है और जिसको देख के आप बता सकते हो कि इस लिस्ट में कितने आइटम्स है। ये तो होगी एक एक लाइन की डेफिनेशन। अगर आपको 5 नंबर पूरे चाहिए तो आप लिखोगे अनऑर्डर लिस्ट या यूएल एलिमेंट, या फिर इसको टैग भी बोल सकते हैं, यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट, ओके। यदि हम बुलेट पॉइंट की एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। हम जो भी बुलेट पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं उन्हें LI और LI टैग पेयर के बीच में लिखते हैं और इस टैग को लिस्ट आइटम बोला जाता है, यानी ये जो LI है, ठीक है। देखो जैसे एस्टिबल बॉडी, फिर UL लिखा, फिर ये लिस्ट आइटम, यानी इस लिस्ट में कितनी आइटम है, तो एक होगी 1, फिर ये सेकंड होगी और ये होगी 2, फिर UL टैग को क्लोज किया, देन बॉडी टैग और फिर एस्टिबल टैग को। तो ये एक टाइप की बुलेट लिस्ट क्रिएट करेगी, ठीक है। यानी 3 बार डॉट लगा के लिखेगा बुलेट पॉइंट नंबर 1, बुलेट पॉइंट नंबर 2, नंबर 3। ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं तो जब हमें हमारी लिस्ट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होनी चाहिए तब हम इस एलिमेंट का यूज करते हैं और इस एलिमेंट में आइटम को दिखाने के लिए हम 1 2 3 ABC या रोमन नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को OL एलिमेंट के बीच में लिखा जाता है और हर लिस्ट आइटम को LI एलिमेंट के साथ OL एलिमेंट में नेस्टेड किया जाता है, यानी ऊपर और नीचे हमारे पास OL होगा और बीच में हमें जितनी
आइटम्स बनानी है उनको लिस्ट आइटम मतलब एक टैग का यूज करके यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से उसी तरह से HTML बॉडी लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट है तो OL लिखेंगे, अगर अनऑर्डर लिस्ट होती तो UL लिखते। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। अब OL लिखा है ना तो बाय डिफॉल्ट ये खुद से या तो 1, 2, 3 आ जाएगी या फिर ये आएगा ABC आएगा। फिर ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, देन HTML को क्लोज किया। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए ऐसे डिवाइस जिनके जरिए हम कंप्यूटर में कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं उनको इनपुट बोलते हैं, और ऐसे आउटपुट डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर से आउटपुट हमारे लिए बाहर आता है, चाहे वो मतलब हार्ड कॉपी आ जाए चाहे वो सॉफ्ट कॉपी आ जाए। हार्ड कॉपी में तो प्रिंटर में आएगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आएगी हमारी स्क्रीन जो होती है मॉनिटर या लैपटॉप की जो भी स्क्रीन है, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस बोल सकते हैं। जहाँ पे सॉफ्ट कॉपी यानी उस डिवाइस मतलब उस चीज को हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, हाथ में नहीं ले सकते। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे द डिवाइस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और एग्जांपल में लिख सकते हो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये एक्सेट्रा। आउटपुट के लिए लिखोगे द डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा और आउटपुट एज अ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आफ्टर प्रोसेसिंग टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यानी जो आपके डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपके लिए अगर हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करवाएंगे तो हार्ड कॉपी हुई, और सॉफ्ट कॉपी में तो वो सॉफ्ट कॉपी यानी जो सिर्फ जिसको हम देख सकते हैं। लाइक स्क्रीन पे अभी आप ये देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है, साउंड है, गाना सुन रहे हैं तो वो आप सुन रहे हैं, उसको हाथ में नहीं पकड़ नहीं सकते हैं, पर जब आप प्रिंट आउट लोगे तो आप उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। हिंदी में आप लिखोगे इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कंप्यूटर का एक पार्ट है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस की बात करें, वैसा डिवाइस जो कि डेटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट या रिजल्ट प्रदान करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस भी डिवाइस में आपका परिणाम हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर और सॉफ्ट कॉपी यानी मॉनिटर के ऊपर प्रदान करता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और ये इसके एग्जांपल हो गए। लास्ट क्वेश्चन है कि राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 इवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। देखो फर्स्ट इवन नंबर की बात करें तो 0, 2, 4, 6 इस तरह से होंगे, ठीक है। पर अगर हम 10 तक लिखें तो कितने हो जाएंगे, 0, 2, 4 और 6, 8 कम हो रहे हैं, मतलब पूरे नहीं हो रहे। तो 20 के लिए आई थिंक हमें फर्स्ट 10 लिखने हैं तो 20 लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो HTML बॉडी, फिर ये जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू, फिर इन कोटेशंस में टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, देन फॉर लूप लगाएंगे। वेरिएबल i 0 से स्टार्ट करते हैं हम 20 तक, 10 करने ना तो इसलिए 0, 2, 4, 6, 8, 5 ही हो गए 8 तक, फिर 10, 12, 14 ये सब करने के लिए हमें 20 तक लेना पड़ेगा, तब 10 हो गए। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे br टैग के साथ ताकि ये नीचे वाली लाइन में आए। फिर हम स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, फिर हम बॉडी को क्लोज कर देंगे और लास्ट में हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो ये रहा आपका मॉडल पेपर जो कि पूरी तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से पढ़ना है।